नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 जीव विज्ञान की विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज अपन जो अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन है, इस अध्याय में हमने सबसे पहला जो वीडियो देखा था जिसमें आप लोगों ने स्वपरागण के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारी जो प्रकरण का बिंदु है वो है परपरागण। जो परपरागण है, इस परपरागण की क्रिया है वो किस प्रकार से पादपों के अंदर होती है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प की उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्ती काग्र पर उसी जाति के दूसरे पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुँचते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। यानी इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी एक पुष्प के वर्तिका, एक पुष्प है उसके जो परागकोश से जो परागकण निकल रहे हैं वो उसी जाति का कोई दूसरा पादप है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से एक पादप लगा हुआ है और इस प्रकार से एक दूसरा पादप है, और इस पादप के ऊपर इस प्रकार से हैं वो पुष्प लगे हुए हैं। ये दोनों एक ही प्रकार की प्रजाति के पादप है, और इस पादपों के अंदर भाई इसके अंदर जो परागकोश है और इसके अंदर जो वर्तिकाग्र है, जायांग है, जो परागकोश है, इसमें से जो परागकण हैं, ये परागकण विभिन्न प्रकार के माध्यमों की सहायता से अगर इस पुष्प की, दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर इस प्रकार से ये परागकण हैं पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार से पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परपरागण कहते हैं। इस प्रकार से पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परपरागण कहलाती है। और परपरागण की जो क्रिया है, इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए कई प्रकार के जीव, सजीव हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के अजैविक घटक हो सकते हैं। जैसे पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीट और तितली, घेंगा और जंतु के अंदर जैसे गिलहरी आदि हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से एक पुष्प के परागकण हैं वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर, उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर अगर पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण की प्रक्रिया कहलाती है। अब जो परपरागण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाली युक्तियाँ या
अनुकूलताएं। जो पर परागण है, इसकी क्रिया को प्रेरित करने वाली कई प्रकार की युक्तियां हैं वो पादपों में होती है, जिसके कारण ही उनके अंदर क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। जिसके अंदर सबसे पहला जो बिंदु आता है जिसको कहते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता। दूसरी इसके अंदर आती है एक लिंगता। तीसरी इसके अंदर जो बिंदु आता है वो है भिन्न काल पक्वता। चौथा आता है हरकोगेमी। हरकोगेमी या इसको अवरुद्ध परागणता कहते हैं। अवरुद्ध परागणता। और पांचवा आता है विषम वर्तिकात्व। ये 5 प्रकार के विषम वर्तिकात्व, ये 5 प्रकार के जो गुण हैं, वो अनुकूलताएं हैं, युक्तियां हैं, वो पादपों में पाई जाती है, जिनके कारण उनके अंदर किस प्रकार की क्रिया, पर परागण की क्रिया है, उसको पर परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की जो युक्तियां अनुकूलताएं हैं, स्वबंध्यता, एक लिंगता, भिन्न काल पक्वता, हरकोगेमी या अवरुद्ध परागणता और विषम वर्तिकात्व, ये 4-5 प्रकार की क्रियाएं हैं जो पादपों के अंदर पर परागण की क्रिया को प्रेरित कर रही है। और इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहला जो बिंदु है वो हमें क्या दे रखा है कि स्वबंध्यता। जो स्वबंध्यता का अर्थ है कि ऐसे कुछ पादपों या पौधों में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्वबंध्यता के अंदर क्या होता है कि जैसे स्वपरागण की क्रिया होती है, उसी प्रकार से कि कुछ ऐसे पादप है जिसके अंदर एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, कि भाई इस प्रकार से एक पादप है और इस पादप के अंदर इस प्रकार से जो पुष्प है वो उभयलिंगी प्रकृति का भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या है कि जो पराग कोष और वर्तिका है वो एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित है और इनकी जो परागकण हैं वो इसी पुष्प की वर्तिका के ऊपर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के पश्चात क्या होता है, पहुँच जाते हैं लेकिन अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। यहाँ पर पहुँच तो जाते हैं लेकिन उनमें स्वयं में इस प्रकार की प्रक्रिया है वो नहीं पाई जाती कि ये इसके अंदर उसका परागकण का अंकुरण है वो प्रारंभ कर दे। अगर परागकण का अंकुरण नहीं होगा तो उससे पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा, पराग नलिका नहीं बनेगी तो उसमें जो नर युग्मक होंगे वो कहाँ पर, बीजांड तक नहीं पहुँचेंगे, तो इस प्रकार से उसमें निषेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से इस प्रकार का जो गुण है अंकुरण, यानी उनके अंदर जो दोनों जननांग होते हैं वो एक ही पुष्प में हो सकते हैं, लेकिन उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका के ऊपर अगर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण आते हैं, इसके अंदर जो उदाहरण हैं, जिसके अंदर पहला उदाहरण आता है जैसे अंगूर, दूसरा इसके अंदर उदाहरण है जैसे राखी बेल, तीसरा इसके अंदर उदाहरण है पेटूनिया,
ये ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर स्वबंधितता का गुण पाया जाता है। इसके कारण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अंकुरण नहीं हो पाता, और अंकुरण नहीं होने के कारण इनमें स्वपरागण नहीं होगा, पर परागण की क्रिया ही संभव हो सकती है। इसलिए ये जो युक्ति है वो क्या करती है, अनुकूलताएं हैं वो स्वपरागण के स्थान पर परागण की क्रिया को ही प्रेरित करती है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु इसके अंदर आता है, एक लिंगता। दूसरा इसके अंदर जो अनुकूलता है, 2 नंबर अनुकूलता आती है, एक लिंगता। एक लिंगता से तात्पर्य है कि पौधों में जो पुष्प है, पौधों में पुष्प में केवल एक ही प्रकार के जननांग, जिसमें नर के रूप में पुमंग और मादा के रूप में जायांग, इन दोनों में से एक, केवल एक जननांग पाया जाता है, तो वे एक लिंगी प्रकृति के पुष्प होंगे, और वे केवल परागण की क्रिया को ही प्रेरित करते हैं। कि एक लिंगता का मतलब है कि जिन पुष्पों में केवल या तो नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाए या मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाए, एक पौधे के ऊपर केवल एक ही प्रकार के जो जननांग वाले जो पुष्प है वो पाए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो सकता है, किसकी पर परागण की क्रिया है वो प्रेरित होती है। लेकिन इसके अंदर एक उदाहरण है जिसके अंदर आती है तुरही, लौकी। ये ऐसे पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर क्या होता है कि जो दोनों प्रकार के जननांग हैं ये क्या होते हैं, एक ही पादप पर अलग अलग प्रकार के पुष्प है। जैसे भाई ये एक पादप है और इस पादप के ऊपर इस प्रकार से एक से अधिक प्रकार के पुष्प है वो पाए जा रहे हैं, और इन पुष्पों में एक पुष्प ऐसा है जिसमें केवल जायांग, और एक पुष्प ऐसा है जिसके अंदर केवल परागकोश, यानी ये तो है जायांग और इसके अंदर ये क्या है, पुमंग, ठीक है ना। ये दोनों एक एक प्रकार के एक लिंगी प्रकृति के पुष्प है, लेकिन दोनों पुष्प किस रूप में हैं, एक ही पौधे के ऊपर व्यवस्थित है। तो इसके अंदर इस एक पुष्प की जो परागकण हैं वो परागकण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जो दूसरा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है जिसको वैज्ञानिक तो क्या मानते हैं, पर परागण मानते हैं, लेकिन ये जो इस प्रकार की क्रिया होती है इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। यानी एक ही पादप के अंदर दो अलग अलग प्रकार के जननांग वाले जो पुष्प होते हैं, जिसमें से जो नर जननांग वाला पुष्प है उसके जो परागकण है वो जायांग जो मादा जननांग वाला पुष्प है उसकी वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं तुरही, लौकी, यानी तोरों और लौकी के अंदर इस प्रकार का गुण है वो पाया जाता है, जिसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, स्व परागण होता है। यानी इसके अंदर जो स्व परागण होता है
तो ये स्वपरागण की क्रिया प्रेरित कर रहा है एक ही पुष्प के अंदर, जिसको वैज्ञानिक क्या मानते हैं, पर परागण मानते हैं। लेकिन अगर दोनों जो जननांग होते हैं वो एक पुष्प के ऊपर ना होकर के अलग अलग पौधों के पुष्पों के ऊपर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर केवल पर परागण की क्रिया ही प्रेरित हो सकती है। दोनों एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित है तो उसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं, और इस प्रकार की क्रिया स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ये क्या होते हैं, पर परागण इसको कहा जाता है। इसके बाद में जो तीसरा बिंदु आता है इसके अंदर, भिन्न काल पक्वता। जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता से क्या तात्पर्य है, भिन्न काल पक्वता जैसे नाम से ही इसके अंदर प्रेरित हो रहा है। 3 नंबर बिंदु है भिन्न काल पक्वता। जो भिन्न काल पक्वता है इसका क्या तात्पर्य है कि जो पुष्प होते हैं उन पुष्प में पुमंग व जायांग के परिपक्व होने का समय या काल अलग अलग हो। यानी ये दोनों जब परिपक्व होते हैं निषेचन की क्रिया करने के लिए, तो इनके परिपक्वन का जो काल होता है, समय होता है, वो अलग अलग हो, तो उन्हें भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और ये भिन्न काल पक्वता है वो जो पर परागण की क्रिया होती है उसमें 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर पहला आता है 2 प्रकार का है, 2 टाइप। नंबर 1 है पूर्वता और दूसरी आती है स्त्री पूर्वता। 2 प्रकार की भिन्न काल पक्वता है वो पाई जाती है। पहला आती है पूर्वता। पूर्वता से क्या तात्पर्य है कि इस प्रकार के पुष्प जिसमें पुमंग या पुंकेसर कह सकते हैं इसको का परिपक्व वर्ती काग्र से पहले हो। यानी जिसमें जो पुमंग या पुंकेसर होते हैं वो तो पहले परिपक्व हो जाते हैं, और जो जायांग या वर्तिकाग्र है, जायांग या वर्तिकाग्र है वो बाद में परिपक्व होते हैं, तो उनके परिपक्वन का समय है वो समान नहीं है। तो इस प्रकार के अगर परिपक्वन का समय समान नहीं होता है तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, पर परागणता का गुण है वो पाया जाता है। इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं, इसका जो उदाहरण है इसके अंदर जैसे सूर्यमुखी, आरणी, कपास आदि के अंदर इस प्रकार के पूर्वता है का गुण है, वो भिन्न काल पक्वता का गुण है वो पौधों के अंदर पाया जाता है। इसके कारण इनके अंदर केवल पर परागण की जो क्रिया है वो ही प्रेरित होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। दूसरा इसके अंदर आता है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता से जो तात्पर्य है, स्त्री पूर्वता का अर्थ है कि जिन पुष्पों के अंदर, यानी पुष्पों जिसमें जायांग अर्थात वर्तिकाग्र, पुमंग या पुंकेसर से पहले परिपक्व होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहा जाता है। और इस प्रकार का जो स्त्री पूर्वता का गुण है वो किसके अंदर, मुख्य रूप से ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के जो पादप होते हैं, ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादप, इसके साथ साथ जैसे चंपा, बरगद
आदि के अंदर इस प्रकार का स्त्री पूर्वता का गुण पाया जाता है। इस कारण से इसमें जो वर्तिकाग्र या जायांग है वो तो पहले परिपक्व हो जाता है, और जो पुमंग या पुंकेसर होते हैं जिसमें परागकण पाए जाते हैं उनका परिपक्वन का समय होता है वो भिन्न होता है, वो बाद में परिपक्व होते हैं। तो उसके कारण भी इनके अंदर किसका गुण पाया जाता है? पर परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके बाद में जो चौथा बिंदु आता है जिसका नाम है हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागकणता। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका प्रश्न भी आता है कि हर्कोगेमी या जो अवरुद्ध परागणता है वो क्या होती है। चार नंबर है हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता। जो हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता की जो क्रिया है, इस क्रिया के अंदर क्या होती है कि जो पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है वह जायांग है, इनकी जो संरचना होती है इनमें संरचनात्मक अवरुद्धता आ जाती है। यानी ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर संरचनात्मक प्रकृति की अवरुद्धता है वो आ जाती है, और इस प्रकार की अवरुद्धता आने के कारण इनके अंदर पर परागण की क्रिया है वो प्रेरित होती है। इसके अंदर एक उदाहरण आता है कि जो कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप होते हैं, उन कैरियोफिलेसी कुल के पादपों के अंदर क्या पाया जाता है कि भाई इस प्रकार से एक पादप है और इस पादप के ऊपर यहाँ पर पुष्प है वो लगा हुआ है। इस पुष्प के अंदर क्या होगा कि जो वर्तिका है उसके अंदर जो वर्तिकाग्र होती है, जो वर्तिका होती है ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से इसकी जो वर्तिका है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, यह लंबाई अधिक होती है, और इसके अंदर जो पुमंग या पुंकेसर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। यानी इसके अंदर जो पुमंग होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसके पराग कोश से जो परागकण हैं वो क्या होते हैं, इसकी वर्तिका पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसकी वर्तिका पर यानी यहाँ से इसकी लंबाई अधिक होने के कारण यहाँ के जो परागकण होते हैं वो इसके ऊपर नहीं पहुँच पा रहे हैं स्वपरागण की क्रिया में। तो इस स्थिति में ये क्या करते हैं, पर परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, संरचनात्मक अवरुद्धता है, संरचनात्मक अवरोध इनके अंदर पाया जाता है। इसी कारण ये किसको, पर परागण की क्रिया को प्रेरित कर रहे हैं। इसके अंदर एक आता है कलिहरी पादप। इस कलिहरी पादप भी इसका एक उदाहरण है, और इस पादप के अंदर विशेषता होती है कि इसके अंदर जो पराग जो कोश है का स्फुटन इतना तेज होता है कि जो स्फुटन है वो इतना तेज होता है कि इसके जो पराग कण होते हैं वो अत्यधिक दूर दूर जाकर के गिरते हैं, यानी अत्यधिक दूरी पर जाकर के गिरते हैं, और अत्यधिक दूरी पर जाकर गिरने के कारण इनके अंदर क्या पाया जाता है, पर परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके बाद में इसका जो अंतिम है वो है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व से जो 5 नंबर बिंदु है विषमवर्तिकात्व। विषम यानी विषम है वर्तिकाग्र के अंदर,
तो जो वर्तिका है उसके अंदर विषमता है वो पाई जाती है। इसका जो उदाहरण आता है, इसके अंदर आता है उदाहरण के रूप में प्रीमूला पादप। इस प्रीमूला पादप के अंदर क्या विशेषता होती है कि इस प्रीमूला पादप के अंदर जिसके ऊपर हमने हरकोगेमी पढ़ी है, ठीक इसी प्रकार की विषमता इसके अंदर भी पाई जाती है कि जो पादप है, इस पादप के अंदर जो पुष्प होते हैं और एक कोई दूसरा पादप है या उसी पादप के ऊपर क्या होता है, जब पुष्प स्थित होते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक पुष्प के अंदर क्या होता है, वर्तिका जो होती है पुष्प की, वर्तिका लंबी होती है और जो पुमंग या पुंकेसर ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसका जो दूसरा पुष्प होता है, उस दूसरे पुष्प के अंदर क्या होते हैं, पुंकेसर लंबे होते हैं और वर्तिका क्या होती है, जायांग या इसकी जो वर्तिका है वो छोटी होती है। तो इस प्रकार से एक पुष्प है जिसमें वर्तिका की लंबाई अधिक है और पुंकेसर की लंबाई है वो कम है, छोटा है, और दूसरा पुष्प है जिसमें पुंकेसर या पुमंग होते हैं वो अत्यधिक लंबे होते हैं और जो वर्तिका होती है वो छोटे आकार की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके जो परागकण होते हैं वो परागकण इनकी वर्तिका पर नहीं पहुँच पाते। तो इस कारण से क्या होता है, वो इसी प्रजाति के कोई दूसरा पुष्प हो सकता है, उस पुष्प की वर्तिका पर इस प्रकार के जो परागकण हैं वो पहुंचते हैं। तो वो कैसे होता है कि इसकी जो बड़ी वर्तिका होती है, जो बड़ी वर्तिका है, ठीक है ना, बड़ी वर्तिका वाला जो पुष्प होता है उसके ऊपर बड़ी वर्तिका वाले पुष्प पर जो लंबे पुंकेसर होते हैं उनके द्वारा जो परागकण है वो पहुंचता है। और जो छोटी होती है जिसकी वर्तिका, उसके ऊपर जो छोटे जो पुंकेसर होते हैं उनके परागकण हैं वो पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जो परागण की क्रिया होती है वहाँ पर केवल पर परागण की क्रिया ही प्रेरित हो सकती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, युक्तियाँ होती है, उसके अंदर एक युक्ति आती है विषम वर्तिकात्व। तो इस प्रकार से हमने 5 बिंदु इसके अंदर पढ़े हैं। एक आता है स्वबंध्यकता, दूसरा इसके अंदर हमने पढ़ा है जो एक लिंगता, तीसरा भिन्न काल पक्वता, चौथा हरकोगमी या विषम अवरुद्ध परागणता और पांचवा है विषम वर्तिकात्व। ये पांचों इस प्रकार की युक्तियाँ या अनुकूलताएँ होती है जो अगर पौधों के अंदर पाई जाती है तो वो केवल किसकी क्रिया को, पर परागण की क्रिया को ही प्रेरित करती है। उसके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। इसके आगे अपन जो परागण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, परागण की क्रिया में कौन कौन सी विधियां हैं वो सहायक होती है, उनका अध्ययन इसके आगे वाली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।